नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। मैं हूं राजकुमार रत्नेश। साहित्य में सबका हित सर्वविदित है। ये साहित्य क्या देता है, क्या क्या दिया है साहित्य ने, और साहित्य की जो पहचान है कहाँ से है कहाँ तक है, आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है बाबा कानपुरी। चौंके मत, असली नाम नहीं है। बाबा कानपुरी कैसे पड़ा ये भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं सीधे सीधे बाबा कानपुरी जी के पास में। नमस्कार, स्वागत है आपका जी। नमस्कार रत्नेश जी। हमें आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए जी, साहित्य में सबका हित कहा जाता है, ये कितना सत्य है? साहित्य एक शाश्वत विधा है कविता की, और वो स्वांता सुखाय भी होता है और सर्वजन हिताय भी होता है। तो साहित्य में सबका हित है, वो सबके लिए है, सबका ज्ञान वर्धन भी करता है, मार्गदर्शन भी करता है, दिशा निर्देश भी करता है, सही गलत का संदेश भी देता है। तो साहित्य सबके हित में। बाबा कानपुरी जी, आपका ये जो नाम है जी, कितना सत्य है इसमें, कितना असत्य है इसमें? ये दरअसल मेरा जो एक्चुअली नाम है वो तो है संतोष कुमार शर्मा, और संतोष कुमार शर्मा के पीछे भी एक क्या राज क्या है संतोष संदर्भ शर्मा के पीछे, क्या है ये? उसका संदर्भ ये है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो अक्सर जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत रोते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मेरे विषय में ऐसा लोग बताते हैं हमारे घर परिवार के कि मैं बहुत शांत रहता था, कभी रोता नहीं था, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था, परेशान नहीं करता था। जब खिला दिया गया खा लिया, जब पिला दिया गया दूध तो माँ ने पिला दिया तो दूध पी लिया, और नहीं तो पड़ा रहता था। तो मेरे एक ताऊ जी के बड़े लड़के थे स्वरूपानंद शर्मा, उन्होंने कहा कि ये बालक बड़ा संतोषी जीव है ये वाला, इसलिए इसका नाम क्यों न संतोष रख दिया जाए। बात है। और उन्होंने मेरा नाम संतोष रख दिया, फिर वो संतोष कुमार हो गया और पूरा नाम संतोष कुमार शर्मा। ये तो हुआ संतोष कुमार शर्मा जी जो नाम था, जो पैतृक और मातृत्व नेम था जी, वो था संतोष कुमार शर्मा। बात अभी समाप्त नहीं हुई है, जैसा कि हमारा सवाल था। ये बाबा कानपुरी आपने स्वयं ही गढ़ लिया, किसी ने दिया आपको ये उपाधि? कैसे अपने आप में आप इस बाबा कानपुरी के नाम से आपको पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, विदेशों में भी आपकी चर्चा है? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल मैंने मेरी हास्य कवि के रूप में बाबा की पहचान है, और हास्य के नाम पर बहुत सारे कवियों ने स्वयं अपने नाम गढ़ लिए हैं, और बड़े अजीबोगरीब नाम जिनको केवल सुन के ही लोग हंसें। किसी का कुल्हड़ देहरादूनी है, कोई अल्हड़ मुरादाबादी है, कोई अल्हड़ बीकानेरी हैं, कोई सूढ़ फैजाबादी हैं, और एक काका हाथरसी और एक काका रमई काका भी, दो बहुत बड़े हास्य के नाम हुए हैं। तो लेकिन मैंने अपना नाम स्वयं नहीं रखा। मैं जब 1976 में कानपुर पीपीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय कानपुर विश्वविद्यालय की तरफ से एक युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और वो युवा कवि सम्मेलन ऐसा था जिसमें कानपुर विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में जो छात्र कवि थे वो आमंत्रित किए गए थे। तो उसमें पीपीएन कॉलेज से मुझे भी सेलेक्ट किया गया और उस कवि सम्मेलन में भेजा गया। हुआ ये कि उस कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर कैलाशनाथ कौल। डॉक्टर कैलाशनाथ कौल श्रीमती इंदिरा गांधी के सगे मामा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सगे साले थे, और यूँ समझ लीजिए शीला दीक्षित जी के वो पतिदेव थे। शीला दीक्षित हमारे देश की एक राजनेता रही, मुख्यमंत्री भी रही, मंत्री भी रही हैं, मुख्यमंत्री भी रही हैं। वो उनके पतिदेव थे, लेकिन वो शिक्षाविद थे।
वो कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, वाइस चांसलर थे। और ये बात मुझे पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। जब वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे तब मुझे उनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हुआ ये कि जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसी समय कुछ घटनाक्रम के तहत मैंने कुछ व्यंग रचना की। उससे पहले मेरी हास्य व्यंग की कोई पहचान नहीं थी। मैंने व्यंग रचना अनायास ही कर डाली और वो डॉक्टर कौल से ही संबंधित थी। जब मैंने वो कविता वहाँ मंच पर सुनाई तो डॉक्टर कौल इतने प्रभावित हुए कि वो मंच पर मुझे खड़े होकर अपनी बाहों में उठा लिया और उन्होंने वहीं मेरे हाथ से माइक लेकर घोषणा की कि काका हाथरसी हमारे देश के बहुत बड़े हास्य कवि हैं। मुझे लगता है कि ये बालक आगे चल के बहुत बड़ा हास्य कवि होगा। मेरी शुभकामना है कि ये काका से बढ़ के बाबा के नाम से जाना जाए। और वहीं से मुझे बाबा की पहचान मिल गई। और चूंकि वहाँ श्रोता के रूप में मेरे कॉलेज के भी कुछ विद्यार्थी आमंत्रित थे, उन्होंने अगले दिन से मुझे बाबा कह के पुकारना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि एक लड़का मुझे बाबा कहता था तो 10 पूछते थे कि तुम इसे बाबा क्यों कह रहे हो। परिणाम ये हुआ कि 15-20 दिन में, महीना भर के अंदर हो गया मैं पूरे कॉलेज में बाबा के नाम से फेमस हो गया और सब मुझे बाबा कह के पुकारने लगे। मैं कभी कभी कानपुर की काव्य गोष्ठियों में भी जाता था तो कानपुर से संबंधित था तो लोग मुझे बाबा कानपुरी कहने लगे और वो मेरी पहचान बन गई। ये पहचान बाबा कानपुरी को कानपुर ने दी जी। और उस परिवार ने दी जिसको कि कांग्रेस के रूप में बहुत सबसे बड़ी हमारे देश की पार्टी माना जाता है। ऐसे हैं बाबा कानपुरी। बाबा कानपुरी से पूछेंगे, क्योंकि जब बाबा शब्द दिया काका से मिला के दिया और काका को छोटा कर दिया, बाबा को बड़ा कर दिया, तो आप कोई ऐसी दृष्टांत, ऐसी कोई माफ़ कर काका हाथरसी का कोई ऐसा दृष्टांत याद है जिसमें कि आप हमारे दर्शकों को हंसा सकें? दरअसल सबसे पहले तो जब मेरी बाबा की उपाधि मिली तो हमारे देश में चूंकि बहुत सारे बाबा हैं और चर्चा में रहते हैं, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, तो लोग मेरा नाम सुन के भी थोड़ा सा पहले अटपटा महसूस करते हैं। उनके कान खड़े हो जाते कि पता नहीं ये कहीं वैसे ही बाबा तो नहीं है। लेकिन मैं वैसा बाबा नहीं हूँ, मैं साहित्यिक बाबा हूँ। मेरी जो पहचान है एक हास्य व्यंग्यकार की है। तो मैं 4 पंक्तियों में अपना परिचय देता हूँ कि बाबा हूँ, सबको उपदेश दिया करता हूँ, गलत सही का भी संकेत किया करता हूँ और लगा के आग जोर जोर से चिल्लाता हूँ और सभी के साथ हाथ सेक लिया करता हूँ। वाह क्या बात। सभी के साथ हाथ सेक लिया करता हूँ। और बाबा की पहचान दाढ़ी से है, तो मैं दाढ़ी में बहुत खूबियाँ होती हैं, लोग वैसे ही दाढ़ी नहीं रखते हैं। तो मैं एक कुंडलिया छंद, जो काका हाथरसी की पहचान कुंडलिया छंद से है, तो मैंने भी जो है कुंडलिया छंद पर बहुत सारी कविताएं की। तो देखें कि दाढ़ी पर हमारा जो विचार है क्या है कि दाढ़ी में गुण बहुत हैं, रखिए इसे बढ़ाए और कैसी भी हो हड़बड़ी आड़े कभी ना आए। और आड़े कभी ना आए बड़ों सा मान दिलाती, अटके लटके उलझे कार्यों को सुलझाती। और बाबा कवि बर्राएं दूध में जैसे साढ़ी, अरे बड़े काम की चीज बढ़ा कर रखिए दाढ़ी, बड़े काम की चीज बढ़ा कर रखिए दाढ़ी। ये दाढ़ी की आज बात चली, मुझे एक छोटी सी बात और याद आ जाती है। हमारे गांव में लोग कहते थे लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए साथ। जी बिल्कुल सटीक, उससे मिलता जुलता। अब बाबा कानपुरी हैं, ये बाबा वो नहीं है जो अंदर बैठे हुए हैं, ये बाबा वो नहीं है जो प्रवचन दे रहे हों, ये बाबा वो नहीं है जो गुफा में बुलाते हों। ऐसे हैं हमारे बाबा कानपुरी जी। और आपको दोनों ही बात बताई, काका हाथरसी की बात बताई,
अपनी हंसी बताई, आगे बढ़ते हैं। आप हमें ये बताइए, आज की युग में एक डिजिटल युग चल रहा है ये, और डिजिटल युग में लोगों का जो मोह है किताबों से भंग हो गया है, वो साहित्य के प्रति अपनी रुचि नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये कारण क्या है? साहित्य में कमी है, डिजिटल युग आने से साहित्य में कमी हुई है, या साहित्य ही खत्म होता जा रहा है? नहीं, ना तो साहित्य खत्म हो रहा है और न साहित्य के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। जब कोई व्यवस्था में बदलाव आता है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। ये डिजिटल युग ने जो है हमें बहुत कुछ दिया भी है और कुछ उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डिजिटल युग आने के बाद पुस्तकों की तरफ से लोगों का मोह भंग हुआ है। और पुस्तकों की तरफ से मोह भंग होने का कारण क्या है कि टीवी में हर कुछ उपलब्ध है, तो ज़्यादातर लोग अपना समय पास करने के लिए टीवी देखते हैं। उसमें नाना प्रकार के सीरियल्स भी हैं, धार्मिक सीरियल भी आते हैं, कुछ राजनीतिक सीरियल भी आते हैं, कुछ सामाजिक घर परिवार से संबंधित भी सीरियल आते हैं, और बहुत सारे उसमें समाचार भी है, बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं। तो लोग ज़्यादातर अपना समय ये सोशल मीडिया में देते हैं। इसके कारण पुस्तकों की तरफ से उनका मोह भंग हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए। हमें पुस्तकों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों में जो हमारे पास साहित्य उपलब्ध है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी उपलब्धियां भी देखिए, पिछले 2 साल से जब से कोरोना हुआ है तो हमारे जो बड़े बड़े कवि सम्मेलन या बड़े बड़े आयोजन होते थे वो सब समाप्त हो गए जी। उन पे प्रतिबंध लग गया कि कहीं ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है, कहीं भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं होना है। लेकिन सोशल मीडिया ने के माध्यम से ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो गए, बहुत सारी संस्थाएं, और आजकल का जो युवा वर्ग है वो पढ़ा लिखा है, वो इस तकनीक का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया और नाना प्रकार की संस्थाओं का गठन करके उनके माध्यम से लगातार फेसबुक लाइव पर और जूम पर और भी बहुत कई उसके माध्यम हैं, उनके माध्यम से कहीं कवि सम्मेलन, कहीं काव्य गोष्ठी। और उसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई कलकत्ता में बैठा है, कोई बम्बई में बैठा है, कोई भोपाल में है, कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है, कोई जयपुर में है। आप विदेश की बात कर रहे हैं, लोग विदेश में बैठे हुए हैं। और मैं देश की बात कर रहा हूँ, बाकी विदेशों के लोग भी, अमेरिका के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, और इंग्लैंड में, रूस में, विभिन्न देशों के लोग जो साहित्यकार हैं वो उससे जुड़ जाते हैं। कहीं आना जाना नहीं है, घर बैठे इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को सुनते सुनाते हैं। यह लाभ है डिजिटल का, लेकिन डिजिटल का पटल भी कोई छोटा पटल नहीं है, बहुत विश्वव्यापी पटल, विश्वव्यापी। तो इसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा को भूल जाएं। बाबा को हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपको जो साहित्य है वो किताबों के माध्यम से मिलने वाला है। शब्दों का जो चयन है वो आपको किताबों के माध्यम से मिलना है। जो सबसे बड़ा शब्दकोश अगर कहीं है तो वो किताबों में है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, किताबों की कीमत इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये इसका क्या कारण क्या है इस बात का? दरअसल किताबों की कीमत जो बढ़ी है वो एक प्रकाशकों का जो एक व्यावसायिक नज़रिया है उसके कारण बढ़ी है। आजकल लोग पुस्तक खरीद के पढ़ने की जो एक प्रवृत्ति होनी चाहिए लोगों में वो घट गई है। लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, उनको मुफ्त में कोई पुस्तक मिल जाए तो पढ़ लेते हैं और नहीं तो छोड़ देते हैं। और प्रकाशक पुस्तक छापते हैं और वो बहुत सारे मंत्रालयों में और बहुत सारी लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में और सरकारी संस्थानों में उनको वो सेल करते हैं। वहाँ पर उनको जो है कमीशन देना पड़ता है। हाँ, देना तो पड़ता है। कमीशन के लिए एक पुस्तक जो 50 रुपए की है उसकी कीमत वो 200 रुपये, 250 रुपये रखते हैं
और उनको 50 रुपये 100 रुपये तक कमीशन देना पड़ता है। जितना ज़्यादा कमीशन देते हैं उतने ही लोग खरीदते हैं। और जैसे हिंदी पखवाड़ा होता है, उसमें जितने भी संस्थान हैं वो कुछ हिंदी के नाम पर साहित्यिक आयोजन करते हैं, कुछ प्रतियोगिताएं करते हैं और पुस्तक के रूप में उनको वो पुरस्कृत करते हैं। तो इसलिए वो सब पुस्तकें खरीदते हैं और सस्ते रेट में किताब खरीदते हैं कि, और चूँकि उनको कमीशन चाहिए, प्रकाशक को भी लाभ चाहिए, इसलिए वो कई गुनी उसकी कीमत कर देता है। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो पुस्तकें केवल सरकारी संस्थानों तक ही सीमित रह जाती हैं। आम पाठक जो तक है, नहीं पहुंच पाती हैं। आम श्रोता जो आम पाठक है जो साहित्य का, वो पुस्तकों से कट रहा है। क्या कहेंगे इसको, आम पाठक वंचित रह जाता है या वंचित करने का ये षड्यंत्र है किताब का कीमत बढ़ा अब करके? इसे षड्यंत्र कह लीजिए या समय की विडंबना कह लीजिए, व्यवस्था का दोष कह लीजिए, है तो ये सच्चाई ही कि इसके कारण जो है, जो सच्चा पाठक है वो पुस्तकों से कट रहा है, वंचित रह जाता है। लेकिन बात बाबा से चल रही है और बाबा का नाम डालें, ऐसा ही एक नाम और आता है इस विश्व के पटल पर, गूगल जी। और गूगल को भी कहते हैं गूगल बाबा। जब आपकी बात कोई समझ में ना आए, कोई समझा ना पाए, तो लोग कहते हैं गूगल बाबा से मिल लो, गूगल बाबा से निकाल लो, गूगल बाबा से निकाल लीजिए। ये है बाबा, एक जो शब्द है, कहते हैं ना ज्ञान का भंडार। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये बताइए, इस साहित्य के साथ लोगों को कैसे जोड़ा जाए? अब साहित्य से लोगों को जोड़ने के ही लिए ये विभिन्न साहित्यिक संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से, और बहुत जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो कवि सम्मेलन के आयोजन करती हैं, काव्य गोष्ठियाँ करती हैं और इसके माध्यम से वो लोगों का साहित्यिक मनोरंजन भी करती हैं और लोग उससे जुड़ रहे हैं। लेकिन अच्छा साहित्य आम पाठक तक अगर पहुंचाना है तो हमें पुस्तकों की कीमत घटानी पड़ेगी, कम से कम खर्चे में सस्ते रेट में पुस्तकें छपें और तो ताकि उनको पाठक खरीद सके और पढ़ सके। अगर कीमत कम होगी तो आम मानस की पहुंच में होगी, हर एक साहित्यकार की पहुंच में होगी, चाहे साहित्यकार गरीब हो, चाहे साहित्यकार क्षेत्रीय हो, चाहे वो गांव का क्यों ना हो। अगर कीमत कम होगी तो निश्चित है इस साहित्य का लाभ जन जन तक पहुंचता है। और जब साहित्य जन जन तक पहुंचता है तो ये निश्चित है कि मनुष्य का विकास होता है, मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, उसके चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं ना, साहित्य में सबका हित। आगे बढ़ते हैं। बाबा कानपुरी जी, आपको अब तक कितने अवार्ड कहाँ कहाँ से मिल चुके हैं? मुझे आज तक कोई सरकारी अवार्ड नहीं मिला और मैं सरकारी अवार्डों से अपने को दूर भी रखता हूँ। कारण मैं विशुद्ध रूप से एक साहित्यकार हूँ और साहित्य सेवक हूँ। मेरा मूल्यांकन अगर कोई करे और मुझे पुरस्कृत करे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन आजकल होता क्या है कि जितने भी सरकारी पुरस्कार हैं उनके साथ भी कुछ लेन देन चलता है। पुरस्कार की राशि होती है 1 लाख और उसको जो पुरस्कृत होता है उसको 25,000 रुपये दिए जाते हैं, कहीं 50,000 दिए जाते हैं और कमीशन वहाँ भी चल रहा है और जोड़ तोड़ के से लोग पुरस्कृत हो जाते हैं। तो जो ये सरकारी सम्मान हैं या सरकारी पुरस्कार हैं, ये किसी व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक नहीं है। उनके आधार पर आप ये मूल्यांकन करना मुश्किल है कि इसको ये बड़ा पुरस्कार मिल गया, इसका मतलब ये बड़ा साहित्यकार भी। तो मैं कभी सरकारी पुरस्कारों या सम्मान की तरफ मैं आकर्षित नहीं रहा हूँ। मुझे देश भर की सैकड़ों संस्थाओं ने सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है। संस्कार भारती की तरफ से मुझे एक बार पुरस्कार मिला था। मेरी जो पुस्तक आई थी गज़ल की, छप्पर बोलता है, छप्पर बोलता है को अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने पुरस्कृत किया था और उसमें हमारे नोएडा के सांसद
उस समय तो वो सांसद नहीं थे, विशुद्ध रूप से डॉक्टर महेश शर्मा जी कैलाश अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, लेकिन वो भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे जहाँ पर मुझे मेरे गज़ल संग्रह को पुरस्कृत किया गया था और मुझे उदय शंकर भट्ट सम्मान दिया गया था। इसके अलावा चिंतन साहित्य चिंतन परिषद है मैनपुरी की, उसने मुझे हास्य कवि के रूप में हास्य कवि सम्राट की उपाधि दी, कहीं हास्य शिरोमणि की उपाधि मिली, कहीं महामना सम्मान मिला, कहीं साहित्य शिरोमणि सम्मान। सैकड़ों संस्थाओं ने पूरे देश में मुझे सम्मानित किया। एक समय था कि लाल किले के कवि सम्मेलन में जो कवि चला जाता था उसकी राष्ट्रीय पहचान बन जाती थी, और मेरी राष्ट्रीय पहचान बन चुकी, लेकिन मुझे लाल किले के कवि सम्मेलन में कभी नहीं बुलाया गया। वहाँ भी यही है कि कुछ लोग मठाधीश हैं, उनकी कृपा जिस पे हो जाए वही उस मंच पर जा सकता है। यद्यपि उनमें कोई ऐसा मठाधीश नहीं है जो मुझसे अपरिचित हो और जिसको मैंने नोएडा के कवि सम्मेलनों में न बुलाया हो, लेकिन उन्होंने कभी मेरा नाम वहाँ देना जरूरी नहीं समझा और मैंने ये जरूरी नहीं समझा कि वो मुझे इस मंच पर बुलवाएं। बड़ी विडंबना है जब पक्षपात होता है या एक दोहरा चरित्र जहाँ देखने को मिलता है। जी, बड़ी विडंबना है ये, और ये आज से नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। मुगलों के टाइम में ऐसी विडंबनाएं होती थी, वो आज भी चली आ रही हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये फैसला आप करेंगे, आप नहीं करेंगे। क्योंकि यह पीड़ा आज हमने बाबा कानपुरी के अंदर देखी, तो आप इस बात को भी निश्चिंत कर लीजिए कि ये पीड़ा अकेले एक बाबा कानपुरी की नहीं है। ऐसे लाखों व्यक्ति होंगे जिनको सही मंच तक जाने ही नहीं दिया। ऐसी पीड़ा जो कितना कुंठित करती है मन में, बाबा कानपुरी से हमने देखा है इस बात को। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बाबा कानपुरी ने बताया, आप एक हास्य कवि हैं, और एक राज की बात और भी है जिसे मैं सबसे अंत में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जय। तो सबसे पहले छोटा सा एक हास्य लेते हैं जय, क्या सुनाना चाहेंगे? हास्य, क्योंकि मैंने हास्य में बहुत कुछ लिखा है और 40 साल से मैं राष्ट्रीय मंचों पे जुड़ा हूँ। पूरे देश भर की मैंने काव्य यात्राएँ की हैं। देश का कोई ऐसा वरिष्ठ साहित्यकार नहीं है, कवि नहीं है मंच का, जिसके साथ मैंने कविता पाठ न किया हो। गोपाल दास नीरज जी एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर मंच किसी के साथ साझा किया है तो वो आदरणीय नीरज जी हैं। इससे ये पता चलता है कि मैं तो अगर 500 कवि सम्मेलनों में गया हूँ तो नीरज जी 5000 कवि सम्मेलनों में गए होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके जो मंच मैंने उनके साथ साझा किया है वो इस बात का परिचायक है कि नीरज जी की कितनी अच्छी पहचान थी और वो कितने लोकप्रिय कवि थे कि जहाँ भी मैं गया हूँ पूरे देश में, वहाँ नीरज जी मंच पर होते थे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और बाबा कानपुरी जी के लिए भी जो हमने आज हमें बता रही है, हमारे लिए गर्व की बात यह है कि जिस धरातल पर, जिस भूमि पर जहाँ बैठे हुए वो नोएडा, और नोएडा का ये सौभाग्य, बाबा कानपुरी नोएडा के अंदर निवास करते हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये नोएडा का सौभाग्य है। जैसा मैंने आपको बताया, अभी एक हास्य बाकी है, उसके बाद में एक राज की बात भी बाकी है जो अभी तक आपने छुपा रखी है, मैं उसको भी आपके सामने लाऊंगा। हास्य क्या है? मैं चूँकि भूगोल का विद्यार्थी रहा और मैंने देखा कि हमारे देश में किसी ने टेलीफोन का आविष्कार किया, किसी ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, किसी ने नई दुनिया की खोज की। मेरे भी मन में अक्सर आता था कि मैं भी कोई खोज करूं, और उस खोज में मैं कानपुर से यहाँ नोएडा आ गया, दिल्ली आ गया, और नोएडा आकर के मेरी वो चाहत पूरी हुई कि मैं कोई खोज करूं। दरअसल मैंने देखा कि हमारे देश में कोई राष्ट्रीय पशु है, कोई राष्ट्रीय पक्षी है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय संविधान है, राष्ट्रभाषा भी है, और राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रपिता हैं,
राष्ट्रपति हैं। मैं सोचता था कि हर चीज़ को तो राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान मिला है, आखिर आप एक राष्ट्रीय कवि भी तो हैं, और राष्ट्र कवि भी हुए हैं कई हमारे यहाँ। आप भी तो हमारे बीच में राष्ट्र कवि हैं। वो आपकी नज़र में हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरी पहचान तो राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय भी पहचान है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं नोएडा आया तो मुझे एक ऐसा विषय मिला। सबसे पहले तो जब मैं नोएडा आया सन 80 में, तो यहाँ सारा जंगल था, कुछ था ही नहीं, मच्छरों का यहाँ पर बड़ा प्रकोप था। आते ही डेंगू मलेरिया की यहाँ भीषण बीमारी का सामना करना पड़ा। और जब उस समय मलेरिया होता था तो गर्मी के दिनों में जब लोग धूप से चिलचिलाती धूप से भागते थे, कहीं छाया की तलाश करते थे, उस समय जो मलेरिया के से पीड़ित लोग थे वो थर-थर कांपते हुए नज़र आ रहे थे। तब मुझे मैंने उस पर एक छंद की रचना की जी। वही काका हाथ ऋषि की शैली में मैंने लिखा कि सबसे पहले तो क्या है कि जिस दिन मैं नोएडा आया था, अपने टेलीफोन विभाग में आया, उसी दिन मुझे खबर मिली कि एक यहाँ खड़कू नाम का डकैत था, वो हमारे टेलीफोन विभाग के सारे कर्मचारियों को लूट के ले गया। मेरा सौभाग्य था कि मैं जिस दिन आया उससे पहले ही वो रात में घटना घटी थी। मैं बच गया। लोग कहने लगे कि अगर कानपुरी जी आप एक दिन पहले आए होते आप भी लुट गए तो होते। आप भी लुट गए होते। यद्यपि मेरे पास लूटने के लिए कुछ था नहीं, मैं यहाँ खाली हाथ ही आया था, लेकिन फिर भी जो कुछ भी था वो कुछ भी तो ले जा सकता था। बहरहाल तो नोएडा में आते ही पहले तो ये घटना घटी मार्च में, और उसके बाद अप्रैल मई से जो है ये मलेरिया और डेंगू का प्रकोप शुरू हुआ। तब मैंने एक छंद की रचना की कि सिर घुटते ओले पड़े विधि गति अस विपरीत, और ग्रीष्म काल में पड़ रही यहाँ भयानक शीत। सिर घुटते ओले पड़े विधि गति अस विपरीत, और ग्रीष्म काल में पड़ रही यहाँ भयानक शीत। और यहाँ भयानक शीत कांपते हम सब थर थर, और तन का ज्वर खतरे के है निशान से ऊपर। तो बाबा कवि बर्राएं फेल हैं थर्मामीटर, अरे खिचड़ी पक सकती शरीर हम सबके हीटर। खिचड़ी पक सकती शरीर हम सबके हीटर। तो ये कविता तो मैंने नोएडा आते ही जब ये स्थिति हुई तो मैंने लिखी। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि इस बीमारी का कारण एक बहुत छोटे से जीव से संबंधित है, तो जो मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं किसी चीज़ की खोज करूं, तो देखिए समाज में भी देखा होगा, हर जगह छोटे जो लोग होते हैं या जो छोटा होता है उसी की उपेक्षा होती है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु भी है, राष्ट्रीय पक्षी है। पशु पक्षी के अलावा एक छोटा जीव होता है जिसको कीट बोलते हैं, उसे राष्ट्रीय स्तर पे कोई सम्मान नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम राष्ट्रीय कीट की तलाश करें, और मैंने नोएडा में उसकी खोज कर ली। कविता है राष्ट्रीय कीट कि आप सभी, एक प्रश्न के साथ कविता शुरू होती है, देखें कि आप सभी राष्ट्रीय पक्षी मयूर को मानते हैं, राष्ट्रीय पशु चीते को भी पहचानते हैं, किंतु हमारा राष्ट्रीय कीट कौन सा है क्या आप जानते हैं? नहीं तो सुनिए, मुझे बाबा कानपुरी कहते हैं, मैंने उसका पता लगाया है, दूर नहीं भारत की राजधानी के निकट नोएडा में बहुतायत में पाया हूं। अब हम उसे हर चिड़ियाघर में, बड़े बड़े कस्बे तथा शहर में शीघ्र ही पहुंचाएंगे, हर प्रदर्शनी में साथ साथ ले जाएंगे, हर प्रदर्शनी में साथ साथ ले जाएंगे। आप कहेंगे उसका नाम बतलाइए, आप कहेंगे उसका नाम बतलाइए, अभी बतलाता हूँ, थोड़ा सा ठहर जाइए। उसका नाम सीधा सादा जाना पहचाना है, सुनकर सभी ने सच माना है, उसके नाम में हैं 3.5 अक्षर,
लोग उसे कहते हैं मच्छर। लोग उसे कहते हैं उसके नाम में है 3.5 अक्षर, लोग उसे कहते हैं मच्छर। मच्छर, जी हाँ, रात का पहरेदार। अब देखिए, मैंने एक सकारात्मक दृष्टि से उसको राष्ट्रीय कीट को लिया है, क्योंकि राष्ट्रीय पशु पक्षी हमारे लिए सम्मान की चीज़ है ना, तो हमारा राष्ट्रीय कीट भी सम्मान की चीज़ है। अगर सम्मान की चीज़ है तो उसमें कुछ खूबियाँ भी होगी, तो मैंने उसकी कुछ खूबियाँ रखी हैं। देखें, मच्छर, जी हाँ, रात का पहरेदार, सच पूछिए नौकर वफादार, ये हमारे बहुत काम आते हैं, बुरे वक्त पर खतरे की घंटी बजाते हैं। ये हमारे बहुत काम आते हैं, बुरे वक्त पर खतरे की घंटी बजाते हैं। एक रात मैं गहरी नींद में सो रहा था, मीठे मीठे सपनों में खो रहा था, तभी कमबख्त बिल्ली घुस आई, मेरे रखे दूध पर नीयत डुलाई। लेकिन उसकी क्या मजाल, जरा देखो तो कमाल, मेरे पहरेदार जोर जोर से चिल्लाए, मेरे पहरेदार जोर जोर से चिल्लाए, मेरे कर्ण कपाट खटखटाए, इतने पर भी न जगा तो जगने का इंजेक्शन लगाया। इतने पर भी न जगा तो जगने का इंजेक्शन लगाया। मैं एकदम से हड़बड़ाया, तभी मेरी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी, मैंने उठा ली फौरन अपनी छड़ी। बेशर्म, तू इतनी रात में, घनघोर बरसात में अंदर घुस आई है, तुझे मालूम नहीं मैंने जवानों की कितनी सख्त ड्यूटी लगाई है। बेशर्म, तू इतनी रात में, घनघोर बरसात में अंदर घुस आई है, तुझे मालूम नहीं मैंने जवानों की कितनी सख्त ड्यूटी लगाई है। सचमुच मच्छर हमारे प्रिय साथी हैं, ये हमें होशियार किया करते हैं, खतरों से सावधान किया करते हैं। इनकी रक्षा हमारा फर्ज है, इनको मारना कानूनन जुर्म है। इनकी रक्षा हमारा फर्ज है, इनको मारना कानूनन जुर्म है। मेरी सलाह केंद्रीय सरकार ने मान लिया है, राज्य सरकारों में अभी मतभेद है, फिर भी बहुमत से स्वीकार कर लिया है, मच्छर मारो अभियान स्थगित कर दिया। मच्छर मारो अभियान स्थगित कर दिया है। आप खुद देख लें कि चारों तरफ मलेरिया और डेंगू की बाढ़ सी आई है, लेकिन कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव में भारी कमी पड़ती दिखलाई है, भारी कमी पड़ती दिखलाई है। तो आप लोग भी इस पुनीत कार्य में मेरा सहयोग कीजिए, मच्छर पालन पर अधिक से अधिक बल दीजिए, मच्छर पालन पर अधिक से अधिक बल दीजिए। क्या बात है। तो ये कविता हास्य में पुट थे बहुत सारे, बहुत आनंद आया, और हास्य निश्चित है आपको भी पसंद आया होगा। लेकिन एक राज की बात जो मैंने आपसे कही थी, वो बाबा कानपुरी ने स्वयं ही उसको खोल दिया है। जब बाबा कानपुरी नोएडा आए थे तो BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड में एक कार्यरत पदाधिकारी थे। ये बात आज तक लोगों को नहीं पता। आज हम इस बात को आपके सामने खुलासा कर रहे हैं, और पद पर रहते हुए आपने लेखन किया, हास्य दिया, और शहर को एक ब्रांड और एक नाम दिया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? बस ये श्रेय मुझे देते हैं लोग कि मैं टेलीफोन विभाग में आया, यहाँ नौकरी भी करता रहा, लिखने पढ़ने का शौक़ था तो लिखता पढ़ता भी रहा, और साहित्य सेवा से मैं जुड़ा। और मेरी जो साहित्यिक गतिविधियाँ थीं, जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से आज मेरा यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी तरह उस समय जो मेरी साहित्यिक गतिविधियाँ थीं, उस समय के पत्रकार उनको बहुत स्थान देते थे अपने अखबारों में। और उन दिनों हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता, ये 3 ऐसे अखबार थे जो दिल्ली से प्रकाशित होते थे। तब नोएडा में कोई अखबार नहीं था, लेकिन इन अखबारों में जो खबर छपती थी वो पूरे देश में जाती थी। जी जी। उस समय जो अखबार दिल्ली में छपता था
वही ज्यों का त्यों बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, लखनऊ, कानपुर, हर जगह जाता था और पूरे देश के लोग नोएडा की साहित्यिक गतिविधियों को पढ़ते थे और उन्हें लगता था कि नोएडा तो साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। और नोएडा की शुरुआत तो एक औद्योगिक नगरी के रूप में हुई, आवासीय विकास बाद में हुआ, बाद में लोग आके बसे, लेकिन इसको सांस्कृतिक पहचान बहुत शुरू में ही मिल गई थी। ऐसी पहचान बाबा कानपुरी ने दी, लेकिन अब नोएडा की शान, आन बान शान बाबा कानपुरी हैं। और अंत में हम चलते चलते यही कहेंगे, अभी 10 दिन पहले ही नई साल का जश्न मनाया है लोगों ने जी, उस पर भी एक बात ना करें तो ये भी अतिशयोक्ति होगी। मैं ऐसी अतिशयोक्ति तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो आप हमें नव वर्ष पर क्या देने वाले हैं? नव वर्ष पर हमारी कुछ शुभकामनाएं हैं। मैंने 4 पंक्तियों में अपने मित्रों को, देशवासियों को देना चाहा है। साहित्यकारों को भी दीजिए। और साहित्यकारों को तो खास करके कि आप सभी को नए वर्ष पर मिले नई सौगात, आप सभी को नए वर्ष पर मिले नई सौगात, और जो कि छुपाए मुंह फिरते हैं उनसे भी हो बात, जो कि छुपाए मुंह फिरते हैं उनसे भी हो बात, और प्यार मोहब्बत हंसी खुशी से झूमे नाचे गाएं, प्यार मोहब्बत हंसी खुशी से झूमे नाचे गाएं, हो हर भोर सुहानी सबकी और सुहानी रात, हो हर भोर सुहानी सबकी और सुहानी रात। तो ये थे हमारे साथ में बाबा कानपुरी, और आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने हास्य के माध्यम से पूरे जग को हंसाया, पूरे देश को हंसाया, और आप भी आज हमारे साथ हैं और आप भी इन रचनाओं का आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही। हम आपको ऐसे ही साहित्यकारों से मिलाते रहेंगे। नमस्कार। जी, नमस्कार।